हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी प्री PYQ की सीरीज में चलते हुए हम काफी आगे तक आ गए हैं। सबसे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट क्लाइमेटोलॉजी को हमने स्टार्ट किया था, उसको खत्म किया। फिर ओशनोग्राफी पर हम आए थे और इंडियन ज्योग्राफी, जिसका वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में, इसको भी लास्टली वीडियो में हमने कवर अप कर लिया। यानी कि 13 वीडियो जो अभी तक मैंने लिए हैं, इसमें हमने इन 4 पोर्शन को, ज्योग्राफी की 4 ब्रांचेस को कवर कर लिया है। अब जो ब्रांच आ रही है, यहां से ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमी ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अर्थात आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं, यानी कि समानांतर चलते हैं। इसका मेन कारण है कि भाई खनिजों की बात यहाँ पर होती है, मृदा की बात होती है, एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत होती है, और कहीं ना कहीं ये देश की इकोनॉमी को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए आज से ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसके लगभग 7 वीडियो रहेंगे, क्योंकि 70 के समथिंग यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। उनको कवर अप करने में हमें 7 वीडियो का समय लगभग लगेगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं सिंसियरली, तो अभी भी आप जाइए और इनको पूरा एक बार बिंज वॉच करिए। जैसे आप वेब सीरीज बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। और यदि आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बिना देरी किए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आपको इन तमाम वीडियोस की PDF चाहिए हो, तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आगामी सभी प्रकार की अपडेट्स के लिए आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यह है मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा, यह है आज के सेशन का पहला प्रश्न। अब सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह प्रश्न आपने पहले भी देखे हुए हैं। यानी कि भाई आपने डैम के ऊपर क्वेश्चन, नदियों के ऊपर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में भी सॉल्व किए हैं। फिर ये ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड है? याद रखना, ह्यूमन ज्योग्राफी से ये इस प्रकार से संबद्ध है कि यहां पर जिन डैम्स की बात की गई है, कहीं ना कहीं इनका प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट के तौर पर किया जाता है, यानी कि बिजली उत्पादन के लिए इनका प्रयोग होता है, सिंचाई परियोजनाओं में इनका प्रयोग होता है। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध, यानी कि जितनी भी बांध परियोजनाएं होती हैं, इनका संबंध आपको मानवों से देखने के लिए मिलेगा। और मानव ज्योग्राफी का अर्थ, यानी मानव भूगोल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? आप जनजातियों का, आप किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले मानवों का तो अध्ययन करते ही हैं, साथ में मानव को प्रभावित करने वाले जो अदर कारक हैं, इनका भी आपको अध्ययन करना होता है। तो ये डैम से क्वेश्चन आया है, इससे आप भ्रमित नहीं होना कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड है। भाई ये इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट है और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का भी पार्ट है। अब चूंकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्वयं ही इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमको कभी भी, मैं आपको बोलता हूं कि इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये इंटरकनेक्शन की परिभाषा या फिर एग्जाम्पल आप यहां से समझ सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों पर विचार करें। यानी कि एक साइड दिया हुआ है जलाशय, अर्थात जिसका अर्थ होता है डैम या फिर बांध, और एक साइड दिया हुआ है उससे संबंधित राज्यों के बारे में। अब घाट प्रवाह की यदि हम बात करते हैं, तो याद रखें कि आपने पढ़ा हुआ है कि घाट प्रवाह एक नदी भी है, जो कि वास्तविकता में कृष्णा की सहायक नदी है। और ये किस राज्य में आती है? तो ये कर्नाटक राज्य में आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगी। यानी कि ये जो युग्म है, ये सही सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमको यही देखना है कि कितने सही सुमेलित नहीं है। यानी कि पहला तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर होगा ही। गांधी सागर ये MP में स्थित है और MP के मंदसौर जिले में ये लोकेटेड आती है। अब जरा आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ये किस नदी पर है। इतनी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे करूंगा कि ये किस नदी पर है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। यदि आपने भारतीय नदी तंत्र को, उसमें भी गंगा नदी तंत्र को पढ़ा होगा, तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं कि चंबल नदी पर ये स्थित है। साथ ही साथ ये जो इंदिरा सागर है, याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। नो डाउट ये मध्य प्रदेश और साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना है, परंतु याद रखें कि ये आंध्र प्रदेश में नहीं आएगी। ये MP का एक जिला है जिसको कहा जाता है खंडवा। ये इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलती है। अब गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये तमाम प्रकार की जो परियोजनाएं हैं, ये आपको चंबल नदी पर मौजूद देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैथॉन, ये छत्तीसगढ़ में
स्थित है? तो नहीं भाई, ये मैथौन छत्तीसगढ़ में नहीं आता है। झारखंड में एक प्लेस है जिसका नाम है धनबाद। बहुत बार आपने सुना भी होगा, विभिन्न प्रकार की मूवीज भी इस पर बनी हुई हैं, है ना। यहाँ पर धनबाद, ये कोयला उत्पादन के लिए क्षेत्र जाना जाता है और साथ ही साथ अपने आयरन ओर के लिए भी जाना जाता है। और ऐसा क्षेत्र यहाँ पर आयरन ओर और साथ ही साथ कोयला प्रचुर मात्रा में होता है, वहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अब धनबाद में बेसिकली इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज तो नहीं है, परंतु हाँ, दोनों ही जो प्रमुख खनिज हैं अर्थात कोयला और लॉयस यहां पर आपको प्रचुर मात्रा में विद्यमान देखने के लिए मिलेंगे। उसमें भी कोयला यहां पर प्रमुख माना जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कितने युग्म सही नहीं है? तो केवल 3 युग्म इसमें सही नहीं है, और ये 3 है, 1, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अब राज्य दिया हुआ है और उपरोक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों की कैटेगरी में आते हैं? तो भाई चाय के उत्पादन के लिए जो वर्षा है ये बहुत ही उचित होनी चाहिए, अर्थात लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर जिस एरिया में वर्षा होती है अप्रोक्सीमेटली, वह क्षेत्र चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इन राज्यों में यदि हम बात करें तो केरल आता है, तमिलनाडु आता है, इसके अलावा आसाम क्षेत्र आपको मौजूद दिखाई देता है। कर्नाटका के भी कई क्षेत्रों में ये चाय का उत्पादन होता है। साथ ही साथ तमिलनाडु वाले रीजन में भी आपको चाय का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब जनरली हम यही समझते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है, इसलिए चाय के उत्पादन के लिए उचित माने जाएंगे। जो आंध्र प्रदेश वाला सेक्शन है ये कैश क्रॉप्स अर्थात नगदी फसलों के लिए उपयुक्त माना जाएगा, तो ये नगदी फसलों वाला क्षेत्र है। और साथ ही साथ कुछ इमारती लकड़ियों का भी यहाँ उत्पादन होता है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। हम अब आंसर क्या लगा के आ जाएंगे कि भाई केवल और केवल 2 सही हैं, अर्थात 2 और 4, तो हम ये वाला आंसर लगाकर आ जाएंगे। बट याद रखिएगा कि जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पारंपरिक चाय के उत्पादन के लिए प्रमुख माने जाते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों में तो चाय का उत्पादन होता ही है, परंतु यदि पारंपरिक चाय उत्पादन की हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 3, और 3 कौन से? तो 2, 4 और 3 ये सही माने जाएंगे। आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। भाई मोनोजाइट के बारे में मैं बता दूं कि दुर्लभ मृदाओं का स्रोत होने का अर्थ होता है कि यह एक प्रकार का रेयर अर्थ एलिमेंट है, और ये मोनोजाइट सैंड यानी कि रेत ये हमारे लिए आवश्यक इसलिए मानी जाती है। रेयर अर्थ एलिमेंट है इसलिए नहीं, यानी कि यह दुर्लभ पृथ्वी का एक तत्व है इसलिए नहीं रेयर अर्थ एलिमेंट, अपितु इसलिए क्योंकि इस मृदा में आपको वो क्या कहते हैं, यूरेनियम के भंडार बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं, और यूरेनियम के भंडारों की मौजूदगी के कारण ही ये जो मोनोजाइट सैंड है ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। हर तटीय क्षेत्र में ये नहीं मिलते हैं, जो मुख्य तटीय क्षेत्र है यानी कि कई स्थानों पर ये आंध्र प्रदेश में आपको दिखाई देंगे, गोदावरी कृष्णा नदी के तटवर्ती एरिया में, तमिलनाडु में मिलते हैं, केरला वाले रीजन में ये आपको दिखाई देते हैं। तो इन क्षेत्रों में ये मेनली आपको देखने के लिए मिलेगी मोनोजाइट रेत। एक बार देख लेते हैं कि मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही है। मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है और इसी थोरियम को शुद्ध कर यहां से यूरेनियम का उत्पादन भी होता है। तो चाहे थोरियम की बात कर लें या फिर यूरेनियम की बात कर लें, असल में जो भारत के एक प्रमुख साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने फास्ट ब्रीदिंग रिएक्टर के थ्रू इस मोनोजाइट रेत से यूरेनियम कैसे निकाला जाए इसकी युक्ति बताई थी। ये 3 चरणों में काम करता था, यानी कि पहले चरण में आप मोनोजाइट रेत को शुद्ध कर उससे थोरियम प्राप्त करते थे, और फिर सेकेंड चरण में शुद्ध थोरियम आप प्राप्त करते थे, यानी कि इसको आप कच्चे यूरेनियम के तौर पर शामिल कर सकते हैं, और तीसरे चरण में आप शुद्ध यूरेनियम की प्राप्ति करते थे, और इसी शुद्ध यूरेनियम का प्रयोग आप परमाणु हथियार बनाने में तक करते थे। और इसी से एक ये जो होमी जहांगीर भाभा थे, इनकी एक लाइन निकल कर आती है कि इन्होंने भारत सरकार को यह बोला था कि भाई मैं परमाणु के रूप में भारत सरकार को शक्ति प्रदान करूंगा। अब यह भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह शक्ति का प्रयोग किस आधार पर करता है या फिर किस प्रकार से करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यूरेनियम का प्रयोग आप देखेंगे कई चिकित्सा पद्धतियों में भी होता है, और इसी यूरेनियम के प्रयोग के द्वारा विश्व में परमाणु हथियार भी बनाए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी भी की जाती है। तो अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई वो इसका प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में कर ले या फिर जन कल्याण के लिए कर ले। और इसी के तहत शायद इसी का दिन थी कि भाई 1972-1973 के आसपास हमने जो परमाणु परीक्षण किया उसमें नो डाउट हम असफल रहे, परंतु हाँ 1998 में जो हमने परमाणु परीक्षण किया उसमें हम सफल हुए और एक परमाणु संपन्न देश भी हम बने।
है ना, ये कहां से संबंधित है, ये इसी मोनोजाइट रेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। तो उसी मोनोजाइट रेत की यहां पर बात हो रही है। तो ये थोरियम प्राप्त होता है, नो डाउट ये भी सही है। भारत की समस्त तटवर्ती एरिया में आपको मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से मौजूद दिखाई देती है। ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला था कि ये सभी तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं मिलती है। सरकारी निकाय ही मोनोजाइट को संशोधित या फिर संसाधित या फिर निर्यात कर सकते हैं। भाई चूंकि ये बहुत ज्यादा उपयोगी है किसी भी देश के लिए, ऐसे समस्त एलिमेंट या फिर ऐसे समस्त चीजें जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी रहती हैं, जनरली सरकार उनको अपने पास रखने का प्रयास करती है ताकि इनका अनुचित प्रयोग ना हो सके। तो ये मोनोजाइट रेत बहुत ही ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए, इसीलिए जो सरकारी निकाय हैं उसने इसको अपने अंडर में रखा है। तो ये फोर्थ वाला भी हमारा बिल्कुल सही होगा। भाई जितने भी, यानी आप समझ सकते हैं कि ये मोनोजाइट रेत के पर्सपेक्टिव में नहीं है। क्या इसरो कोई प्राइवेट संस्था है क्या? नहीं ना, इसको सरकार ने अपने अंडर में रखा है ना, यानी कि इसकी जो कंट्रोलिंग है ये कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में है। ठीक है, तो ऐसी संस्थाएं जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती हैं, इनको खुला नहीं छोड़ा जाता, यानी कि इनको पब्लिक सेक्टर नहीं बना दिया जाता, प्राइवेट सेक्टर में इसको चेंज नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा होगा। अब आगे बढ़े उससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन भाई कि स्टडी IQ IAS 2.0 कुछ समय पहले आपको देखने के लिए मिल चुका है। और ये 2.0 का अर्थ है कि पहले जिन बैचेस को आप देखते थे ये P2I बैचेस होते थे और इनमें आपको अलग अलग बैचेस का ऑप्शन नहीं होता था। स्टडी IQ 2.0 में अब आपको 3 प्रकार के बैचेस देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सिल्वर, गोल्ड और साथ में प्लेटिनम। शायद इसकी जानकारी आपको होगी। यहां पर याद रखें कि सबसे स्टार्टिंग प्राइस जो है यह है 8,999 रुपए यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो, और जो प्लेटिनम का प्राइस है यह है 32,999 रुपए यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो। अभी ये जो महाकुंभ चल रहा है पर्व, इसके तहत ये प्राइस है। इसके बाद ये प्राइजेस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। जो बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं ये 14 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके बाद बैचेस की जो प्राइस है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा इसमें भी, परंतु याद रखिएगा अभी आपको ऑलरेडी ये जो प्राइस मिलेगा ये इतना देखने के लिए मिलेगा। कक्षाएं इसमें 19 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। किसमें? इस वाले बैचेस में, और इसमें बैचेस अभी शुरू हुए हैं। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी बैच का यदि पार्ट बनना चाहते हैं तो AKV लाइव कोड के साथ आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात आप याद रखें भाई कि वे सभी स्टूडेंट जो भी 2025 को अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, UPSC फेस कर रहे हैं, उनके लिए SIP प्रोग्राम है। इसमें भी AKV लाइव कोड का यूज करने पर 3,999 रुपए के बैचेस पड़ेंगे। 14 फरवरी के बाद इनमें भी जो प्राइस हैं ये थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। 15 फरवरी से इनकी क्लास स्टार्ट हो रही है। इसकी क्लास 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। इनकी क्लासेस अभी शुरू हुई हैं और साथ ही साथ इसकी क्लासेस 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। यदि मान लीजिए आपको बुक्स चाहिए हैं कि भाई मुझे बैच ज्वाइन नहीं करना है, बस मुझे बुक लिस्ट बता दीजिए आप कि किस सब्जेक्ट को कहां से कंप्लीट करना है, तो स्टडी IQ का ये 18 बुक का सेट है। इसको भी आप अपने होम एड्रेस पर मंगा सकते हैं, परंतु याद रखिएगा किस माध्यम के हैं आप, इसका चयन थोड़ा सिंसियरली करें, क्योंकि कई स्टूडेंट की शिकायत आती है ये कि सर मैं हिंदी का था, इंग्लिश मेरे से गलती से चूज हो गया था, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, जिस माध्यम के हैं आप उसी माध्यम की ये बुक मंगाएं। इसमें भी आप AKV लाइव कोड का यदि यूज करते हैं तो 5,399 रुपए, इवन अब इससे भी थोड़ा सा कम प्राइस में आपको ये बुक्स मिलेंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। अजरबैजान दिया हुआ है, किर्गिस्तान दिया हुआ है, ताजिकिस्तान दिया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब उपरोक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, यानी कि बट ऑब्वियस है कि इसके भी दो पहलू हो सकते हैं कि भाई अफगानिस्तान किनके साथ सीमा बनाता है और कौन कौन से देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं। भाई सबसे महत्वपूर्ण सीमा यदि आप देखेंगे तो नो डाउट ये पाकिस्तान की है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में, जब से अफगानिस्तान में तालिबानाइजेशन आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अजरबैजान तो इसके साथ सीमा नहीं बनाता है, भाई बहुत ही ज्यादा दूर है, ये नहीं देखने के लिए मिलेगा। किर्गिस्तान भी इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा ये एटलस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एटलस यानी कि आप UPSC के प्रिलिमिनरी एग्जाम में एटलस लेकर नहीं पहुंच जाएंगे। एटलस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका मतलब यह है कि एटलस जो आपको ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ पढ़ने के लिए बोला जाता है, उसकी भूमिका यही है कि भाई आपको एटलस जितने अच्छे से याद होगा, लोकेशन जितने अच्छे से याद होगी, आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
ताजिकिस्तान इसके साथ सीमा साझा करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, पाकिस्तान भी करता है। यहां ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, उज्बेकिस्तान भी करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी केवल 3, 4 और 5 हमारे सही आंसर माने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष या फिर लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो भाई सूरजमुखी लीस्ट वाटर एफिशिएंट, यानी कि किसमें जल की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है, यह बात यहां पर की जा रही है। और यदि इसमें हम देखें तो गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें जल की मात्रा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लगभग 1800 मिलीमीटर वेदर में, यानी कि जो भी मौसम चल रहा हो उसमें यदि 1800 मिलीमीटर इसमें जल की पर्याप्त मात्रा है किसी एक विशेष स्पेसिफिक मौसम में, तो वहां पर आप गन्ने का उत्पादन कर सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई कर्नाटक राज्य है, यहां पर सूरजमुखी का उत्पादन होता है, और ये होता ही इसलिए क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये इससे आकर टकराता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 650 मिलीमीटर के लगभग एक विशेष मौसम में पानी की आवश्यकता होती है। बाजरा तो आप जानते हैं कि भाई वृष्टि छाया प्रदेश में भी इसको उगाया जा सकता है, राजस्थान में ये उगता है। अरहर, रेड ग्राम या फिर इसको कहा जाता है लाल चना, इसमें पानी की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लगभग 250 मिलीमीटर के समथिंग वर्षा वाले क्षेत्रों में ये आराम से उगाया जाता है। मतलब कि जो कर्नाटक का एक जिला मिलेगा आपको मांड्या में गन्ना उत्पादन का मेन कारण यही है कि एक तो यहां से कावेरी नदी निकलती है भाई, यानी कि कावेरी नदी यहां से पास होती है, और दूसरा है कि यहां पर वर्षा भी पर्याप्त होती है, जिसके कारण यहां पर गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि एमपी वाले रीजन में भी होता है, भाई इस कंडीशन को जो भी फुलफिल करेगा वहां पर आपको गन्ने का उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कोई पद किससे संबंधित हैं? जब आप भारत के उस क्षेत्र को देखते हैं जहां पर जनजातियां आपको थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, अर्थात दैट इज झारखंड वाला एरिया और साथ में उड़ीसा वाले रीजन में लगभग 10 लाख लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। यह एक प्रकार की लैंग्वेज है, याद रखें, यह एक प्रकार की भाषा है। और जब अध्ययन करते हैं आप तो ये इंडो आर्यन भाषा से संबद्ध दिखाई देती है, एक प्रकार की इंडो आर्यन भाषा है ये, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई ये एक जनजातीय भाषा है, इसका आंसर यही होगा, एक प्रकार की जनजातीय भाषा ये मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट, ये क्या है? भारत में उपरोक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? तो यहां पर भाई आधिकारिक रूप से नामित यानी कि जो सूची निकालते हैं कि सरकार के द्वारा ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन एसओ जारी किया जाता है, ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, इसमें बताया जाता है कि किस किस प्रकार के खनिज हैं, कौन से लघु खनिज हैं और कौन से दीर्घ खनिजों कैटेगरी में आते हैं, किस खनिज की मात्रा अभी भारत में कितनी विद्यमान है और ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है या फिर डेवलपमेंट में, इसकी सूची तैयार की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली 2015 के अकॉर्डिंगली हम देखें, कारण क्या है कि ये 2020 का क्वेश्चन है और ये जो सूची है 2015 में रिलीज की गई थी। अभी और करंट में देख लेना, अभी मैं इसके करंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना वाकिफ नहीं हूं, परंतु जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है कि भाई इसमें क्रोमाइट को शामिल किया जाता है, कायनाइट को इसमें शामिल किया जाता है और साथ में सिलीमेनाइट, ये भी इसमें एक करंट का पॉइंट बना था 2018 के आसपास की ये बात है। बेंटोनाइट के बारे में मैंने नहीं सुना, ये एक प्रकार के प्लास्टिक मृदा में काउंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36 जिलों को अतिशोषित यानी कि ओवर एक्सप्लॉइटेड तथा संकटपूर्ण यानी कि क्रिटिकल वर्गीकृत किया है। CGWA, अच्छा ये CGWA क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लो भाई। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इसका पूरा नाम है, ठीक। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भाई ये कार्य क्या करती है, और नहीं समझे तो स्टेटमेंट पढ़ लो, आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिएगा, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA इसको नाम दिया जाता है, ने भारत के 36 जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है। देखो भाई 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 में स्थिति कुछ और होगी। मैं जो आंसर बता रहा हूं ये 2020 के अकॉर्डिंगली है, हो सकता है कि ये 2024 में स्थिति कुछ और हो,
तो ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, ये कहा जाता है कि प्री पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा महत्व होता है, पर प्री पीवाईक्यू भी दिमाग का खेल है। यानी कि आप वो क्वेश्चन देख लें कि ये किस ईयर में आया था, उस ईयर के अकॉर्डिंगली ये आंसर दिया गया था, तो उसी आंसर को आप चिपका कर ना आ जाएं। इस आंसर को देने से पहले, यानी कि यदि यही का यही क्वेश्चन आ गया, तो आप देखिएगा कि ये वास्तविकता में ह्यूमन ज्योग्राफी का तो है, CGWA से भी है, परंतु करंट पर भी आधारित है। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आ गई है जिसमें इसके बारे में डिस्कशन किया गया? हो सकता है कि यह डेटा सही हो जाए, परंतु 2020 के हिसाब से तो यह डेटा गलत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या यह डेटा सही है, यह चेक करना होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्टिव करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। CGWA का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, बिल्कुल सही है। ये विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में आता है, यह भी बिल्कुल सही माना जाएगा। यदि स्थापना की बात करें तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, उसकी धारा 3 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 इसमें सही माने जाएंगे। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो भाई करते हैं, क्या बोला गया है भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में? उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है, बिल्कुल सही है ये। अब खरीफ फसल क्या होती है और रबी फसल क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अभी कि भाई खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, नहीं। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। यह भी 2020 का है, और 2020 तक ऐसी कोई भी न्यूज चर्चा में नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए बस माना जाएगा, यानी कि केवल और केवल एक इसमें सही माना जाएगा। भाई आगे चलते हैं। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो भाई 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है, कम से कम 210 पाला रहित दिवस हैं, और सुअपवाहित मृदा है। कपास उत्पादन की यहां पर बात की जा रही है, इसमें सबसे सही माना जाएगा कपास। ये स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस थी, ठीक है। अब आप भी मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये सीरीज, सबसे पहले आपको 2-3 काम करना है। मैं बता दूं कि मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, आपके लिए पीवाईक्यू लेकर आ रहा हूं, आपको ये शेयर करना है। सीरीज कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका कमेंट एक यूपीएससी एस्पिरेंट जैसा होना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट जैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ इसको शेयर तो करना ही है, कमेंट भी करना है। और यदि किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर उन डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। यदि सीरीज पसंद आ रही है तो इसको शेयर अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।